हेलो एवरीवन। आज हम लोग द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो है कंडीशंस एंड वारंटीज। तो कंडीशंस एंड वारंटीज समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है। स्टिपुलेशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इस टॉपिक का। और स्टिपुलेशन का मतलब ये होता है कि जब सेलर बायर को गुड्स बेचने के लिए गुड्स के बारे जो भी डिस्क्रिप्शन देता है, कि गुड्स का नेचर के बारे बताता है, गुड्स का क्वालिटी के बारे बताता है, ये बताता है कि गुड्स बायर के पर्पस को फिट करेगा या नहीं, बायर को जिस पर्पस के लिए चाहिए वो गुड्स सुटेबल है या नहीं बायर के लिए, गुड्स का जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके बारे बताता है टू द बायर। ठीक है, गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, कुछ स्टेटमेंट्स देता है जिसकी वजह से वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है बायर को गुड्स खरीदने के लिए। ठीक है, इंड्यूस करता है सो दैट बायर जो है वो गुड्स खरीदे। और गुड्स के बारे जो भी रिप्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट्स या डिस्क्रिप्शंस देता है उसको कहा जाता है स्टिपुलेशन। और स्टिपुलेशन दो तरीके का होता है, कंडीशंस एंड वारंटीज। जो कंडीशंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यानी कि बायर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रहा है जो इम्पोर्टेंट है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं कंडीशंस। ऑन द अदर हैंड वारंटीज ऐसा स्टिपुलेशन है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और कंडीशंस इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर कंडीशंस में कुछ बताने में कुछ गलती हो गया सेलर से, और अगर ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्रीच ऑफ कंडीशंस हो गया, ठीक से कंडीशंस नहीं बताया सेलर बायर को, तो बायर के पास ये राइट है कि वो रेप्यूडिएट करे। रेप्यूडिएट का मतलब है वो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को, वो रिजेक्ट कर सकता है, ये उसके पास राइट है कंडीशंस में। और ऑन द अदर हैंड अगर वारंटीज का ब्रीच हो गया, अगर सही वारंटीज के बारे में सेलर बायर को नहीं बताया, सही स्टेटमेंट नहीं दिया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, तो उस केस में क्या होगा, सिंस वारंटीज उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है तो उस टाइम बायर रिजेक्ट नहीं कर सकता है गुड्स को, लेकिन उसके पास ये राइट है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। उसको जो भी डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ वारंटी, तो उसके वजह से वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है फ्रॉम द सेलर। और कंडीशंस में क्या है, अगर कंडीशंस में ब्रीच हो गया तो उस केस में जो सेलर है वो डायरेक्ट गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है या कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। इनफैक्ट वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है अगर डैमेजेस हुआ तो। लेकिन वारंटीज में वो रेप्यूडिएट नहीं कर सकता है, वो रिफ्यूज या कैंसिल या रिजेक्ट नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो यही है डिफरेंसेस कंडीशंस और वारंटीज में। ये बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटीज। तो मीनिंग क्या है कंडीशन का, कि अ कंडीशन इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। और ऑन द अदर हैंड वारंटी जो है दैट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कंडीशन इज इम्पोर्टेंट एंड वारंटी इज लेस इम्पोर्टेंट, इट इज कोलैटरल। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ ब्रीच, अगर ब्रीच हुआ कंडीशंस का, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो रेप्यूडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि वो रिफ्यूज कर सकता है, या फिर ही कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। और दोनों चीज भी कर सकता है, डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है और रेप्यूडिएट भी कर सकता है। और वारंटी में जो एग्रीव्ड पार्टी है, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी, एग्रीव्ड पार्टी क्लेम कर सकता है डैमेजेस, लेकिन वो रिजेक्ट या कैंसिल नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। लास्ट है कन्वर्शन ऑफ स्टिपुलेशन। तो जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है उसको ट्रीट किया जा सकता है एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को ट्रीट नहीं किया जा सकता है एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट है स्टिपुलेशंस एज टू टाइम। तो अगर स्टिपुलेशन रिगार्डिंग टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस, यानी कि अगर सपोज जो बायर है वो सेलर को बोला है वो पेमेंट करेगा प्राइस का इस दिन पे, लेकिन वो उस दिन पेमेंट नहीं किया, थोड़ा लेट से किया पेमेंट, तो सेलर के पास ये राइट नहीं है कि वो अवॉइड करे। क्यों? क्योंकि स्टिपुलेशन रिगार्डिंग टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट डीम्ड टू बी ऑफ द एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्योंकि ये उतना एसेंशियल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए। तो अगर हाँ, भले अगर सेलर का लॉस हुआ है इसके वजह से, पेमेंट लेट होने की वजह से, तब सेलर कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता। लेकिन वही अगर स्टिपुलेशन रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स है, यानी कि सेलर बायर को बोला है इस डे पे वो डिलीवर करेगा गुड्स, तो उसको उसी दिन पे डिलीवर करना है,
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लिखा हुआ है दिस इज लाइक स्टिपुलेशन एज रिगार्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड विदाउट डिले, यानी कि अगर ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये कंडीशंस मेंशन्ड है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स इस दिन पे देना है, तो वो उस दिन पे ही देना होगा, उसमें डिले नहीं करना होगा, लेट नहीं करना होगा। whether or not such a stipulation is of the essence of a contract depends on the terms agreed upon। तो ये जनरली डिलीवरी ऑफ गुड्स का जो टाइम है जो दिया हुआ है वो करना है, अगर वो नहीं किया तो बायर के पास ये राइट है कि वो रिजेक्ट करे या रिप्यूडिएट करे, ठीक है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स जो भी दिया हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस, उस पर डिपेंड करता है स्टिपुलेशन रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, यानी कि ऐसे कौन कौन से केसेस में जो कंडीशन है उसको एज अ वारंटी ट्रीट किया जा सकता है। सो हमने देखा है कंडीशन में बायर कैन रेप्यूडिएट, यानी कि बायर कैन कैंसल और रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वारंटी में बायर कैन ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस। तो ऐसा कौन कौन सा केसेस है जब ब्रीच ऑफ कंडीशन में जो बायर है वो रिप्यूडिएट नहीं कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता है या फिर रिजेक्ट नहीं कर सकता, ही कैन ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस। तो ऐसा कौन कौन सा केसेस है? पहला है where the buyer altogether waives the performance of the condition, a party may for his own benefit waive a stipulation। तो यहाँ पे ये है कि जो बायर है, यानी कि जो पार्टी है, दूसरा पार्टी जो गुड्स खरीद रहा है, वो खुद ही अपना जो भी लीगल क्लेम या फिर अपना जो भी राइट है वो खुद ही गिव अप कर देता है, ठीक है। उसका ये राइट था कि वो रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन वो खुद ही वेव कर देता है, यानी कि वो खुद ही गिव अप कर देता है अपना राइट या फिर अपना लीगल क्लेम। सेकेंड है where the buyer elects to treat the breach of the conditions as one of a warranty। सेकेंड है जब बायर एलेक्ट करता है, यानी कि खुद ही ये मान लेता है कि ब्रीच ऑफ द कंडीशंस को ट्रीट किया जाएगा एज अ वारंटी। दिस इज टू से ही may claim only damages instead of repudiating the contract। तो यहाँ पे भी वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है और रेप्यूडिएट नहीं कर सकता, और ये खुद ही का ये सिलेक्शन रहता है, खुद ही एलेक्ट करता है ये ऑप्शन। नेक्स्ट है where the contract is non-severable and the buyer has accepted either the whole goods or any part thereof। तो इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उतना सीवियर नहीं है, ठीक है, उतना सीरियस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, और उस केस में बायर खुद ही ये मान लेता है कि ठीक है पूरा गुड्स, या तो पूरा गुड्स एज अ वारंटी वो लेगा, वो कैंसिल नहीं करेगा कोई भी ब्रीच के होने से, और या तो कोई गुड्स का कुछ पार्ट के लिए वो एज अ कंडीशन या एज अ वारंटी सोच सकता है कि ये गुड्स का कुछ पार्ट में अगर डैमेज हुआ तो ठीक है, मैं रिजेक्ट या कैंसिल नहीं करूंगा, मैं वापस आपको गुड्स नहीं दूंगा, मैं सिर्फ डैमेजेस क्लेम करूंगा, ठीक है। ये होता है अगर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सीवियरेबल। लास्ट है where the fulfillment of any condition or warranty is excused by law by reason of impossibility or otherwise। तो लास्ट रीजन ये है कि लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ खुद ही एक्सक्यूज कर देता है ये चीज से कि बायर जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है, ये लॉ खुद ही एक्सक्यूज करता है इस चीज को। तो वही है व्हेन कंडीशंस टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। नेक्स्ट है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। सो जो कंडीशंस एंड वारंटीज है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब अगर कंडीशंस और वारंटीज दिया जा रहा है इन एन स्पोकन फॉर्म और रिटन फॉर्म, ठीक है, बोलकर या लिखकर, तो वो हो जाएगा एक्सप्रेस्ड, ठीक है, वो हो जाएगा एक्सप्रेस्ड कंडीशंस एंड वारंटीज। और अगर जो इम्प्लाइड कंडीशंस है उसका मतलब ये है कि वो लिख कर या बोल कर नहीं कहता है सेलर बायर को, वो ऑलरेडी इम्प्लाइड रहता है, यानी कि लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ वो एज्यूम्ड रहता है कि ये सारा कंडीशंस प्रेजेंट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। और लेकिन ये जो कंडीशंस जो इम्प्लाइड रहता है उसको कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर एग्रीमेंट के थ्रू उसको वेव कर सकता है या निगेट कर सकता है, यानी कि रिमूव कर सकता है वो सारा कंडीशंस जो इम्प्लाइड है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट इम्प्लाइड कंडीशंस, इम्प्लाइड वारंटीज एंड कैविएट एम्प्टर। थैंक यू एवरीवन।